नमस्कार आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। एक बहुत ही जबरदस्त खबर आपके सामने लेके आया हूं। आपको मालूम है, दिल्ली में जिस तरह से भ्रष्टाचार अपनी चरम पर है, उसमें एक विभाग जिसका नाम ना है वो पॉसिबल ही नहीं, जिसको कहते हैं दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट यानी एमसीडी। एमसीडी के अफसर कहीं ना कहीं किसी ना किसी जोन में पकड़े जा रहे हैं और अब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी जिसको कहते हैं सीबीआई, उसने धर दबोचा है दो एमसीडी के अफसरों को, जिसमें एक है बेलदार और दूसरा है जेई। इन दोनों को किस तरह से ये दबोचे गए, किस तरह से इनको पकड़ा गया, किस तरह से सीबीआई ने इनके ऊपर अपना शिकंजा कसा, ये बहुत जबरदस्त स्टोरी है। हम ये देख रहे हैं मीडिया पे कि आधी अधूरी स्टोरी चल रही है कि कहीं, लेकिन क्या आपको इसके पीछे की कहानी पता है? क्या आपको पता है कि वो शख्स कौन है जिसने सीबीआई के सामने खड़े होकर विसल ब्लोअर बना, जिसने सच बोल दिया, जिसने ये बीड़ा उठाया अपनी जान का खतरा होने के बावजूद? उस शख्स ने, वो हारा नहीं, कंप्लेंट की, ठोक के की और धर दबोचा सीबीआई ने उन करप्ट अफसरों को। तो अब हम बात करेंगे उन अफसरानों की जिनके ऊपर गिर गई गाज, और सिटी एसपी जोन का मामला है दिल्ली का। वहां पर इस वक्त वो माहौल है जैसे कि कोई डायन आ जाती है और सारे भागने लगते हैं, इस तरीके का माहौल। एक है लोकेश बेलदार जो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। आखिर ये पूरा मामला है क्या, किस तरह से ये हत्थे चढ़े, क्या पूरा सिनेरियो रहा, आज बात करेंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मेरे सामने एक शख्स मौजूद है जिन्होंने ये काम किया और इस काम को उजागर किया। पूरी दिल्ली इस वक्त इन्हीं शख्स का नाम ले रही है। मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। जनाब अजीज अहमद अंसारी पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं। एक पेशे से कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डिंग बनाते हैं या बिल्डिंग पे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, सरकारी तरीके से करते हैं, नक्शा पास करा कर करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स हमने वेरीफाई किए और आपके सामने अजीज अहमद अंसारी साहब से गुजारिश की वो आए और आप सबको हिम्मत दें कि जब आप ब्लैकमेल हो रहे हो एमसीडी डिपार्टमेंट से, तो किस तरह से आप एजेंसी की मदद से इन भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं जनाब अजीज अहमद अंसारी से। जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच अजीज साहब। अजीज भाई, मुझे ये बता दीजिए ये पूरा मामला है क्या, इसकी शुरुआत क्या है और कहां से ये आप, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आप एक बिल्डिंग को ठीक करने के उसमें काम करे और एक दो लोगों को जेल पहुंचाने की तैयारी कर दी, ये पूरा मामला है क्या? बीच बीच में आपको मैं टोकता रहूंगा, कुछ सवाल मुझे होंगे तो करूंगा। ये एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ में है। सो अजीज साहब, आप ओवर टू यू। शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपके दर्शकों का, इंडिया फर्स्ट के दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोग, आपका भी। थैंक यू वकार साहब। वकार साहब, मुझे एक प्रॉब्लम शुरू हुई। मैंने नियारियान, मोहल्ला नियारियान के पीछे थाना कमला मार्केट के एरिया में हाउस नंबर +7, इसको मैंने पहले लीगली इसको 348, 349 के एमसीडी से लीगली मैंने इसके नोटिस कटवाए। डेंजर हो रही थी ये बिल्डिंग, 150 साल पुरानी बिल्डिंग, डेंजर बिल्डिंग थी। डेंजर बिल्डिंग थी ये। 3 फ्लोर इसके बने हुए थे पहले से ऑलरेडी। उसके बाद में मैंने उसको एमसीडी के ही जेई से एप्लीकेशन लगा करके, कंप्लेंट लगा करके, और वरुण अरोड़ा जी उस टाइम पर वार्ड 79 के जेई साहब थे हमारे, उन्होंने लीगली पुलिस फोर्स लेकर के उसको डेंजर पोर्शन को डेमोलिशन करके गए। अच्छा, तो मतलब ये शुरुआत ही लीगली हुई कि भैया एक बिल्डिंग डेंजर है, उस बिल्डिंग को एमसीडी से रिक्वेस्ट करी आपने कि भैया आप आके इसको तोड़ दीजिए, गिरा दीजिए, नीचे दबीदोज कर दीजिए, इससे पहले कि कोई हादसा हो जाए। तो डेंजर बिल्डिंग के मतलब ये होता है कि अगर कोई बिल्डिंग 100 साल पुरानी हो तो उस बिल्डिंग को अगर आपको तारना है, गिराना है या ध्वस्त करना है तो आप उसमें एमसीडी की मदद दे सकते हैं। अजीज साहब यही बता रहे थे आपको, राइट सर जी? तो आप उसको एप्लीकेशन देंगे। उसका क्या तरीका अपनाया? उसका तरीका हमने ये अपनाया कि 348 का एक नोटिस कटता है और 349 का, उसके अंदर जो रहने वाले लोग होते हैं, डेंजर एरिया के अंदर जो रह रहे होते हैं, अच्छा। तो कोई भी बड़ी दुर्घटना ना हो जाए उसके लिए एमसीडी पहले 348, 349 के नोटिस काटती है। उसके बाद में लीगली वो थाने में एक नोटिस दे करके जाते हैं, जेई वगैरह, जेई और उनका डिपार्टमेंट। अच्छा, पुलिस स्टेशन में, लोकल पुलिस स्टेशन में, लोकल पुलिस स्टेशन में कि हम फलाने दिन आ रहे हैं, फलानी डेट को इसको डेंजर पोर्शन को, हमें बिल्डिंग को गिराना है। उसके हिसाब से हमने उसको डेमोलेशन कराया। अच्छा, पूरा प्रोसेस फॉलो किया? पूरा प्रोसेस। एमसीडी आएगी, फिर पुलिस का साथ लेगी, फिर वो आके उसको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता 2 दिन में उन्होंने हमारे को उस बिल्डिंग को गिरा करके, डेमोलेशन करके, जीरो करके सपाट दे दिया, हमारे हवाले कर गए। अच्छा,
उसके बाद में फिर मैंने दूसरा पड़ाव शुरू किया। इसमें भी कोई लीगल फीस जमा करानी पड़ती है, क्या नाम है, डेमोलिशन की? नहीं, इसमें कोई फीस जमा नहीं, सरकार की तरफ से होता है। आम आदमी जाए और तो ये तो अपना बड़ा अच्छा लीगली आपने काम करा के बताया, आ सकता है। बहुत बढ़िया टेक होम एक समझ में आता है कि अगर आपकी बिल्डिंग 100 साल से पुरानी है और अगर आपको लगता है गिर जाएगी, आप एमसीडी का सहारा लीजिए, एमसीडी को एप्लीकेशन दीजिए कि जनाब आप मेरा बिल्डिंग को सात खैरियत से सुरक्षित के घेरे में रखकर उसको नीचे उतारें और वो जमींदोज हो जाएगी। राइट, यहाँ तक तो लोगों को समझ में आ गई। आगे क्या हुआ? आगे फिर हमने इसका दूसरा लीगल प्रोसेस शुरू किया। दूसरा पड़ाव पर हम पहुंचे कि हमने इसका एक सरल से ही एक नक्शा पास कराया जाता है। अच्छा, नक्शा पास? जी, मतलब ये सैंक्शन लेटर, ये देखिए आप, तो ये सैंक्शन लेटर है ये। अच्छा। जो कि हम एमसीडी से लेते हैं, इसको हमने नक्शा पास कराने के लिए एमसीडी डिपार्टमेंट को ऑनलाइन इसको 1 नंबर का हमने जो उनकी पेमेंट होती है वो हमने ऑनलाइन 1 नंबर की पेमेंट जमा कराई, इसकी फीस। अच्छा। उस पे उसके वो फीस जमा होने के बाद में ये हमारे को परमिशन मिली कि आप अपना जो एमसीडी तोड़ करके गई थी आप उसको नए सिरे से बना सकते हैं। अच्छा। और उसका मैंने ये नक्शा पास कराया। अच्छा, तो जो कंस्ट्रक्शन आप करने वाले थे जी, उस कंस्ट्रक्शन का आपने नक्शा पास कराया, सरकार को सरकारी फीस दी और उसका सैंक्शन लेटर आपके पास आ गया। जी, उसके बाद क्या किया? अच्छा, ये नक्शा तो फिर ये नक्शा पास कराया। बहुत बढ़िया। ये देखिएगा आप। जी 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 जी, ये मैंने नक्शा पास कराया है इसका, और गवर्नमेंट को एमसीडी के खजाने में मैंने पैसा दिया। सरकारी खजाने में, सरकारी खजाने, लीगल वे में जो एमसीडी ऑनलाइन ट्रांसफर करना पड़ता है, जो चालान आता है एमसीडी का चालान आता है, उसके बाद उसको भरना पड़ता है, फिर ये सैंक्शन लेटर आपके पास आ जाता है, फिर ये नक्शा मिल जाता है, फिर ये हमें नक्शा मिल जाता है। उसके बाद मुताबिक मैंने काम शुरू किया। ठीक, ग्राउंड प्लस 3 मैंने इसको बनाना था। जब मैंने ये काम शुरू किया तो मैंने एक इसका लेटर मैंने नक्शा और ये परमिशन मैंने एक अपने लोकल थाने में भी दी, थाना कमला मार्केट में। अच्छा, उनको भी मैंने इंटीमेशन लेटर दिया और उनसे ये कहा कि जी मैं ये लीगली काम कर रहा हूँ। तो एसएचओ साहब ने मुझे बुलाया स्पेशली। छन्नू लाल नहीं, मीना, छुट्टन लाल मीना, सीएल मीना। हाँ, सीएल मीना साहब। ठीक ठीक ठीक। हमारे पुलिस थाने से उन्होंने मेरे पास कॉल आई कि जी आप आइए और आपने ये एप्लीकेशन लगाइए, क्या आप कौन सा काम शुरू कर रहे हैं। तब तो मैंने एसएचओ साहब को भी ये सब कुछ दिखाया। एसएचओ साहब ने मुझे ताकीद की, खास तौर से ताकीद की कि आप लीगली काम कर रहे हैं अंसारी साहब, आप लीगली काम कर रहे हैं, आपको मेरे किसी भी सिपाही को 500 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है, 100 रुपए भी आप नहीं देंगे। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई कि आप जैसे लोग अगर लीगली काम करेंगे तो मजबूत काम करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक, और अब आप लीगली काम कर रहे हैं, आपको किसी को भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ये थाने कमला मार्केट मेरी हौसला अफजाई की। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हमारे थाना कमला मार्केट, क्योंकि आप लीगल काम कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, सारा प्रोसेस उनके थाने से ही हुआ। डेंजर का भी नोटिस उनकी नॉलेज में कट के गए जी, और फिर वो डेमोलिशन के लिए भी एमसीडी से स्टाफ आया था, थाने की फोर्स लेकर के आए थे वो। बहुत बढ़िया। उसके बाद में मैंने ये काम बनाना शुरू किया तो एमसीडी से वार्ड 79 के जेई थे हमारे ये नवदीप खत्री। ये एक प्राइवेट बेलदार लेकर के चलते हैं ये लोग, हर वार्ड के अंदर हर जेई, उनका यही काम है। इन्होंने बेलदार, लोकेश नाम का बेलदार आया एक मेरे पास और उसने मुझसे पैसे की डिमांड शुरू कर दी। मैंने उनको सब कुछ, ये लेटर वगैरह सब परमिशन सब दे दी, नक्शा वक्शा सब दे दी। उनको बोला मैंने कि जी मैं किस बात के दूं आपको रिश्वत। तो ये कब मांगी रिश्वत उन्होंने? और 1 लाख रुपए छत की रिश्वत मांगी थी मुझसे। अच्छा। लोकेश ने, जब मैंने काम शुरू किया था तो मेरी उनसे गर्मा गर्मी हुई। थोड़ा सा मैंने उनको कानून का सहारा लेते हुए, जो सहारा लेते हुए मैंने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, उसी सहारे के मुताबिक मैंने उनको लीगली सारे ये डॉक्यूमेंट्स उनको दिखा दिए। लेकिन वो बोला, कहने लगे जी नहीं हम कंप्लेंट लगवा देंगे। ये क्या करते हैं प्राइवेट बेलदार जो होते हैं, जबकि एमसीडी कमिश्नर की तरफ से इनको बिल्कुल भी परमिशन नहीं है किसी भी जेई को कि किसी भी इलाके के अंदर कोई भी बेलदार, सरकारी या गैर सरकारी, कोई बेलदार जा नहीं सकता। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी ये अनलीगली काम करते हैं जेई, सिर्फ अपनी प्राप्ति की नहीं है। और इन्होंने बेलदार को मेरे पास भेज करके मुझे काफी टॉर्चर कराया, बेलदार से धमकी दिलवाई मेरे को। नवदीप खत्री का नाम लेकर के कहा उसने मेरे। अच्छा। लोकेश ने
बोला, कहने लगा जी भाई साहब नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, और कोई कंप्लेंट आएगी तो वो तो हम ही देखेंगे, आप नक्शे से बना रहे हो ठीक है, आपने परमिशन ले ली ठीक है, लेकिन 1 लाख रुपए छत जो हमारा बनता है वो आप हमें दोगे ही दोगे, नहीं तो हम तो आपने उसको ये नहीं कहा कि हम तो सरकारी फीस दे चुके हैं, आप हमसे रिश्वत के पैसे क्यों मांग रहे हैं? सब कुछ मैंने सर पूरी इसको एक एक डॉक्यूमेंट्स दिखाए, सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बावजूद भी वो बोला, कहने लगा नहीं सर देखो हमारा भी तो पेट है, हमें भी तो समझो। तो ये जो लोकेश बेलदार है जी, इसने हमेशा आपसे ये कहा कि नवदीप खत्री जो है हमसे आपसे पैसों की डिमांड कर रहा है जी, आप उनके नाम पे जेई साहब मांग रहे हैं, आप दीजिए, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बड़े मजे की बात आपने मुझे बताई कि ये जो बेलदार होता है, बेलदार कोई टर्म नहीं होती इसमें एमसीडी के अंदर के? कोई नहीं, नालदार होता है, नालदार कहते हैं उसको, वो एमसीडी के डिपार्टमेंट में ही सड़कों पे नाले वाले साफ करते हैं, वो रेडी लेकर के चलते हैं। अच्छा, उन्हें बोलते हैं नालदार। ठीक है। ये बेलदार का क्या मैटर है? ये बेलदार का ये प्राइवेट आदमी है, ये इनके अपने गुर्दे होते हैं। अच्छा, गुर्गे होते हैं जेईओ के और जेई एई इन लोगों के। जेई हमें धमकी देता है एई लोगों का नाम लेकर के कि जनाब को देना है, साहब को देना है। तो लोकेश मेरे से यही बात कहता था हमेशा कि एक बार ये मेरे पास मेरी इस बिल्डिंग पर जेई साहब नवदीप खत्री को भी लेकर के आया, मैंने उसके फोटोग्राफ भी दिए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आ गया कि लोकेश ने जो है नवदीप साहब को भी अपने यहाँ जी आपके यहाँ इनवाइट कर लिया और वो इनवाइट आए, कर लिया, तो ये लेकर के आया आपने प्रूफ साथ के में। तौर पे फोटो खींच लिया उसका? मैंने उसका फोटो खींच लिया चुपचाप, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा ब्लैकमेल कर रहे थे, टॉर्चर बहुत कर रहे थे, हमें 1 छत गिरवा देंगे, 2 छत गिरवा देंगे, जमीन से मिलवा देंगे, ये लोकेश के डायलॉग हुआ करते थे। तो जिस वक्त ये एक बार ये उनको जेई साहब को लेकर के आया नवदीप खत्री को, उन्होंने भी आते ही यही सवाल कर दिया कि हमने इसको कितनी बार भेजा है यार, लोकेश को आप लोग समझते नहीं हो और हमारे को भी आगे देना होता है। तो मैंने उससे सवाल किया कि आपको आगे किसको देना है जनाब, और यहाँ तो फिर मैं तो लीगली काम कर रहा हूँ, मैं कोई अनलीगली काम नहीं कर रहा। मैं जब लीगली काम कर रहा हूँ तो मैं आपको क्यों दूं? तो बड़े मजे का टेक होम अभी इस वक्त ये बन रहा है कि जो एक्शन, ये जो बेलदार होते हैं ना, बेलदार ये सिर्फ फ्रंट होते हैं जेई के या डिपार्टमेंट के, जो सरकारी अफसर के बिहाफ पर रिश्वत मांगते हैं जी, और जब मरेगा तो ये मर जाएगा, पीछे वाला डिपार्टमेंट वाला बच जाएगा। लेकिन इसमें लोग के नवदीप कैसे नप गए, ये कैसे हुआ? नवदीप अब ऐसे खप गए कि ये जेई है नवदीप खत्री जो है, नवदीप खत्री जेई हैं सिटी एसपी जोन के। आप मेरे हाथ में सीबीआई की वार्ड एफआईआर 79 के, वार्ड 79 और वार्ड 73 के भी, वार्ड 73 सिविल लाइन बल्ली मारान। तो ये एफआईआर की कॉपी है सीबीआई की मेरे हाथ में। मैं कोई भी बात कर रहा हूं बिना डॉक्यूमेंट के नहीं कर रहा हूं, कोई इलीगल बात नहीं कर रहा हूं और कानून से बाहर रह के बात नहीं कर रहा हूं। नवदीप खत्री के ऊपर बहुत गंभीर आरोपों के साथ मुकदमा सीबीआई एजेंसी ने दर्ज किया है और मैं ऑफिसर्स के नाम यहां रिवील नहीं कर रहा हूं, बट मैं सैल्यूट करता हूं उन ऑफिसर्स को सीबीआई के जो इस काम को उजागर कर रहे हैं, करप्शन को। और इसमें सबसे सीनियर ऑफिसर सुपरिटेंडेंट है, मैं उनका नाम अभी रिवील नहीं करूंगा आपके सामने। उनसे कोशिश करूंगा, गुजारिश करूंगा कि मेरे कैमरे पे आए और इस शानदार काम के ऊपर उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू दें ताकि लोगों को आपका काम नजर आए। अजीज साहब आगे बताइए, फिर क्या करा, कैसे फंसे ये लोग? जब वकार साहब मैं जब बहुत परेशान हुआ, टॉर्चर होता रहा, टेंशन, जबकि मैं पैरालाइज का पेशेंट भी हूँ। हाँ, आपकी तबीयत खराब रहती है, आप बता रहे थे। उसके बावजूद भी मुझे मालूम था इसका प्रोसेस। मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, मैंने अपने बच्चों से थोड़ी सी सलाह ली और गूगल के जरिए मैंने इसका एड्रेस वगैरह एजेंसी का अपनी, अच्छा गूगल से एजेंसी निकाल लिया, गूगल से बहुत बढ़िया, एड्रेस वगैरह निकाल करके और मैं बाय हैंड अपने कंप्लेंट लिख करके मैं लेके पहुंचा रिसेप्शन पे। तो रिसेप्शन पे मुझे रोका गया। ये बाय हैंड कंप्लेंट है अजीज साहब की, इसको मैं अटैच कर दूंगा और आपको पता लग जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बताइए। जी सर। तो मैं वहां गया सीबीआई ऑफिस में, सीबीआई प्लस एसीबी, अच्छा एंटी करप्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट, जी नेहरू स्टेडियम, हाँ नेहरू स्टेडियम, ठीक है, लोधी रोड। तो वहां रिसेप्शन पे मुझसे पूछताछ की गई कि जी आप किस तरह आए, किसके पास आए हैं, किस तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मुझे ये कंप्लेंट देनी है एमसीडी के खिलाफ रिश्वत के बिना बिहार पे रिश्वत की मुझसे मांग की जा रही है, ऐसे मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो फिर उन्होंने ऊपर मुझे रिसेप्शन पे ऊपर भेजा गया फर्स्ट फ्लोर पे। मैं वहाँ एसपी साहब से मुलाकात की, मैंने कहा सर मैं ये आप कंप्लेंट देना चाहता हूँ। तो मुझसे जो एक हमारी भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है ये, और हकीकत बात तो ये है कि सर ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत कर रही है ये एजेंसी।
जिसके लिए उनको बार बार मेरी तरफ से भी सलूट। मेरी हिंदुस्तान की, मेरे भारत की एक सबसे बड़ी एजेंसी को, क्योंकि उन्होंने मेरी फौरन कमर थपथपाई, मुझे बहुत बड़ा सहारा दिया कि आप बैठिए, आप हमें अपनी तकलीफ बताइए। मेरी तकलीफ सुनी, मुझसे लिखत में, जो मैं एप्लीकेशन लिख के लेके गया था वो रिसीव करके मुझे दी। फिर मुझे कहा गया कि हम पहले आपकी भी वेरिफिकेशन करेंगे और जो आप इसमें कंप्लेंट में लिख करके दे रहे हैं हम उसकी भी वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक, इसमें लिखा हुआ है वेरिफिकेशन। जी जी जी, हाँ सही है। तो फिर वक्त पे जब मुझे बुलाया गया मैंने जाकर के अपने बयान देता चला गया। और अब मुझे नहीं पता कि उनका क्या प्रोसेस था, क्योंकि हमें खोलनी भी नहीं चाहिए और हमें बताना भी नहीं चाहिए। ठीक बात है। तो उन्होंने अपने तरीके से, हमारी एजेंसी ने अपने तरीके से कितने अफसर लगाए, क्या लगाए, 4-5 दिन लगातार कंटिन्यू उन्होंने बहुत मेहनत की है इस पे वॉच स्टॉक रखा, बहुत मेहनत की है उन्होंने। और मैं तो आम आदमी को ये कहूंगा कि अपनी दुख तकलीफ लेकर के जो भी जाएगा उसकी सुनवाई होगी, उसका काम होगा। जिस तरीके से मेरा काम को खूबसूरती से अंजाम दिया गया हमारी सीबीआई एजेंसी ने। फिर क्या हुआ आगे बताइए। फिर ये इन्होंने अपने तरीके से करी वेरिफिकेशन। तो जो मुझसे 2 लाख रुपए की डिमांड करी जा रही थी वो 2 लाख रुपए लेकर के मैं ऑफिस गया। अच्छा, सीबीआई ऑफिस? जी। अच्छा। अब उन्होंने उसके ऊपर कुछ केमिकल लगाया, नहीं लगाया, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा। वो पैसे मुझे दे दिए गए और मेरे साथ में मेरे आगे पीछे टीम भेज दी गई। मैं 3 दिन लगातार गया। एक दिन नवदीप खत्री और लोकेश, ये दोनों लोग मुझे मौके पे मिले जोन में। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी खत्री साहब से, मैंने कहा नवदीप जी आप ये मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहा हो। ये मुझे नोटिस चिपका गए थे वो, ये रहा वो नोटिस। अगर मेरा उस पे बिल्डिंग पे कानूनन 1 फ्लोर एक्स्ट्रा डल भी गया तो मैं उसको रेगुलाइज कराऊंगा ना। अगर हम लोग इस तरीके से गवर्नमेंट के खजाने से पैसे ना दे करके, गवर्नमेंट के खजाने में जो उसकी फीस, लीगली फीस होती है, वो अगर हम ना जमा कराएं तो ये लोग अपना पेट भर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं, परमिशन नहीं देते, नक्शा पास करके नहीं देते, 1000 उसके अंदर खामियां निकाल देते हैं ये, और हमारे को परमिशन देते नहीं है। ये करते ही हैं कि ठेकेदार, बिल्डर लोग ये ना अपने आप मजबूरन 2 नंबर में बिल्डिंग बनाएगा और हमारे को 1 लाख रुपए छत, 2 लाख रुपए छत देगा, जैसी प्रॉपर्टी की वैल्यू वैसा पैसा। जी। तो ये तो देश के लिए हानिकारक। तो मजे की बात यह है कि जो लोग, जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो पुरानी दिल्ली में या दिल्ली में रहते हैं वो काम करते हैं, या तो वो इलीगल काम करें और बिल्डिंग बनाएं, बिल्डिंग गिर जाए, एमसीडी का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, पैसा खिला दो एमसीडी को, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए छत और काम कर लो। या फिर वो कॉन्ट्रैक्टर जो लीगली सरकारी खजाने में पैसा जमा कराएं, परमिशन लें, सैंक्शन लेटर लें, नक्शा पास कराएं, उसके बाद भी पैसे दे रहे हैं, तो फिर तो कॉन्ट्रैक्टर तो दोनों तरफ से मारा गया। दोनों तरफ से मारा गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में जब आप 2 लाख रुपए लेके गए। जी जी, तो मैं 2 लाख रुपए लेकर के मैं एजेंसी गया अपने, उन्होंने मेरे हवाले कर दिए और मेरे पीछे पीछे टीम भेज दी। उससे पहले 2 दफा मैं जा चुका था, तो वो मुझसे टाइम नहीं दे पा रहा था। एक बार मिल गया दोनों आदमी, तो मुझसे पैसे पहले 3 लाख रुपए मांगे थे, उसको उन्होंने घटा करके 2 लाख रुपए करे। तो मैं 2 लाख रुपए का प्रोग्राम बना करके मैं चला गया। जैसे जैसे मुझसे एजेंसी ने कहा मैं अपने जाता रहा। अब उनको 2 लाख रुपए देते ही पीछे से हमारे स्टाफ पहुंच गए, नवदीप खत्री भाग गया। अच्छा, उनके हाथ से निकल गया? जब तक ऊपर हमारी एजेंसी पहुंची, पैसे देने के बाद में पैसे उसने हाथ में लिए, फिर उन्होंने सैंपल उसका टेस्ट किया, पानी में हाथ धुलवाए तो वो रेड कलर का पानी हो गया, बाकायदा हर चीज। तो नवदीप खत्री का भी हाथ में पानी लगवा दिया था? नवदीप खत्री भाग गया था। अच्छा, भाग गया था। मुझसे पैसे लेकर के वो भाग गया था। बेलदार वहां मौजूद रह गया था। तो बेलदार, वो उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ है हमारी एजेंसी के पास, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब। सही बात है। उसके बारे में ज्यादा हम सबूतों के बारे में बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है। जी, क्योंकि सबूतों के बारे में, क्योंकि उन लोगों का अपना तरीका होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में वो उस दिन से फरार है नवदीप खत्री, वो जेल जा चुका है। आपको लगता है कि एमसीडी में, अगर मैं आपसे पूछूं, उस एसपी जोन में और भी कोई जेई वगैरह ये सब इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं या फंस सकते हैं? ये सारे, और बहुत लोगों के नाम भी हैं, बहुत लोगों के नाम है,
क्योंकि उनकी अपनी वेरिफिकेशन में और लोगों के नाम पहुंचे। हाँ, जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी होगी तो और लोगों का करप्शन सामने आया होगा। ये तो मुझसे मांगी गई थी ना करप्शन। ये तो आपके वाले मामले में 2 लोग फंसे, उसके अलावा एजेंसी के पास और भी और लोगों के नाम है, उनके बेलदारों के भी नाम है, क्योंकि एक बेलदारों की इनकी अपनी मोनोपोली बन गई है जेईओ की, जेई एक्शन। तो एक बात बताइए, ये ऊपर तलक पैसा जाता है वकार भाई। हाँ अजीज साहब, मुझे यही पूछना है आपसे। एक बात बताइए, ये तो पूरा चेन है ना, जमीन पूरी से चलता चेन है, ऊपर तक जाता है, पूरी चेन है। आपके कभी ऐसा टकराव हुआ कि और भी सीनियर ऑफिसर्स भी इसमें शामिल होते हैं? है ना इसमें। आप, मैं आपसे नाम नहीं पूछ रहा, जी। कभी कोई तजर्बा ऐसा जिसमें बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स भी आ जाते हैं? नहीं, ये एमसीडी के देखिए, लोकेश ने उसमें कहा है मेरे से बातचीत करते वक्त पैसा लेने से पहले कि भाई साहब हमारे को एई साहब को भी देने हैं, हमें एक्शन साहब को भी देने हैं, हमारे को मैडम को भी देने हैं, एसपी जोन की। अच्छा, तो डीसी मैडम है वो। अब उसका कहना है, उसके कथन है, उसका कहना है, वो जो साबित नहीं हो सकता, जवाब क्या तो करें? वो देगा, लेकिन हम नहीं दे सकते। हमसे लोकेश और खत्री जी की डिमांड हुई। करेक्ट। आपकी एफआईआर के मुताबिक 2 मुजरिम इसमें मेंशन्ड हैं, लेकिन जब आप उससे कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो वो डीसी का भी नाम ले रहा था। कोई बड़ी बात नहीं, वो कल को प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम, वो एक्शन का भी नाम ले रहा था, उनको पैसे देने हैं जी। लेकिन एक बेलदार की हैसियत तो एक बेलदार की, और वो भी कोई अपॉइंटेड बेलदार नहीं होता, वो सिर्फ एक दलाल का काम करता है। वो एक दलाल का काम करता है डिपार्टमेंट को। वो दलाल है जेईओ के। सही बात है। क्या ये भी और दो लोग और हैं बल्कि उसमें, लेकिन उन्होंने मुझसे नहीं करी थी, लेकिन मुझे अब धमकियां दे रहे हैं वो लोग। अच्छा, अब आपको जान का खतरा? वार्ड 73 का 73 उसका वार्ड का यही नवदीप खत्री जय, उसका वहां अलग बेलदार है, उसका नाम है अच्छा, उसका बेलदार अलग है, दीपक धनखड़। वो अभी मुझे परसों मिला कश्मीरी गेट पर, तो मुझसे बोला, कहने लगा ये आपने अच्छा नहीं किया नेताजी, आपने अच्छा नहीं करा अंसारी भाई, ये आपने अच्छा नहीं करा, और पेट पे लात मार दी आपने, उसके पीछे लात मार देते, आपने पेट पे लात मार दी, और आप क्या समझ रहा हो वो अंदर से बाहर आएगा नहीं, नौकरी पे बहाल होगा नहीं वो, और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब मुझे धमकियां भी मिलने लगी हैं। तो अब अजीज अहमद अंसारी साहब को सीबीआई की मदद लेकर करप्शन को उजागर करने की वजह से अब जान से मारने की भी धमकी आपको मिल रही है। वो मतलब एक बात समझ में आ रही है मुझे कि ये जो नवदीप खत्री है, ये 2 वार्डों के जेई हैं, और इनके 2 अलग अलग बेलदार हैं, 73, 79। तो 79 वाला तो बेलदार अंदर चला गया आपके एफआईआर के मुताबिक, जिसका नाम लोकेश है, और जो दूसरा धनकर है 73 का जो बेलदार है दीपक धनखड़ और नरेश, ये 2 बेलदार हैं। इन दोनों ने मुझे बाई फेस मुझे धमकी दी है परसों के। तो आपने पुलिस कंप्लेंट की? आज क्या तारीख है? 10। आपने पुलिस कंप्लेंट की उसकी? अभी मैंने कंप्लेंट नहीं की, मैं जाकर के अपने अफसरान से मिलूंगा फिर, एजेंसी के। जी अच्छा। एजेंसी के, मैं उनकी नॉलेज में बात डालूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको बहुत बहुत सलाम है आपको कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई। कोई तो पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी नहीं पहुंच पाता, अजीज अहमद साहब सीबीआई पहुंच गए, और सीबीआई से पहुंचने के बाद जो बैंड इन्होंने एसपी जोन की बजाई है, मैं कहता हूं कि हर जोन में कोई इंसान विसल ब्लोअर बने और विसल बजाकर, सीटी बजाकर लोगों को एड्रेस करे उनकी परेशानी, और सीबीआई तक आप भी पहुंच सकते हैं। जब अजीज साहब पहुंच सकते हैं तो आप भी पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक ही गुजारिश करूंगा, सिटी एसपी जोन की जो डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर एमसीडी, अगर वो ये इंटरव्यू देख रही हैं तो उनसे गुजारिश करूंगा कि आपके डिपार्टमेंट के जो और बेलदार हैं, और भी जो विभाग के जेई हैं, एई हैं, जो भी हैं, अजीज अहमद साहब को अगर कोई खरोच आती है तो शायद आपके ऊपर या आपकी पोस्ट के ऊपर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो और आपने भी विसल ब्लोअर का काम किया हो, कहीं ना कहीं करप्शन को उजागर किया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा मामला आपके साथ भी गुजरा है, अजीज अहमद अंसारी की जगह आप भी कोई और हैं और जिन्होंने करप्शन को उजागर किया है और ठोस सबूत के साथ, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स पेज फेसबुक पर भी मौजूद है, इंस्टाग्राम पे भी मौजूद है, और यूट्यूब पे तो आप हमें देखते ही रहते हैं। आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी आपको खबर लगी, क्या आपका फीडबैक है, कोई मैसेज आपका जो आप सवाल करना चाहते हैं अजीज अहमद अंसारी साहब से, जरूर कर सकते हैं। हम आपको उनकी बात दोबारा पहुंचाएंगे। और इस खबर के ऊपर आने वाले क्या क्या होने वाला है, कौन आगे अरेस्ट होगा, डीसी का इस पर क्या स्टेटमेंट है, सीबीआई का इस पर क्या स्टेटमेंट है, हम कोशिश करेंगे। सीबीआई को तो हम यहां बैठ के सल्यूट कर रहे हैं कि उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया। अगर चाहते तो अफसर होता है,
बिकने में देर नहीं लगती। लेकिन सीबीआई ने इस एक्शन को करके दिखा दिया कि आज भी सीबीआई के अंदर और हमारी एजेंसीज के अंदर दमदार अफसर मौजूद हैं जो करप्शन को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पर खबर पर जुड़ने के लिए। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, आपका अपना वकार अहमद, और आप देख रहे थे इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।